नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा देखने के बाद, और देखने के बाद आप लोग इसको शेयर कर देना यदि आपको लगता है कि सही मैंने पढ़ाने की आपको कोशिश की है तो। और ये मैं आपको लोगों को बता दूं, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 सबसे पहली बार हुआ था, उसके संबंध में किस प्रकार से भारत की नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता था और कितने प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं CAA। सही सुना, बिल्कुल आपने, CAA 1955। और अब वाले में विवाद क्या है उसकी भी हम अगले परिवर्तन के साथ उसको हम पढ़ेंगे। तुलना करके मैं आपको एक बार उसको भी पढ़ा दूंगा कि विवाद क्यों है, तो यहाँ पर हम समझेंगे उसको। और पिछला वीडियो आपने यदि कंप्लीट देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने के लिए मिला होगा उसमें कुछ ना कुछ। और जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आसानी से जवाब उसका आपको मिल जाएगा। कमेंट में आप लोगों के हमेशा ही पढ़ता हूँ, चाहे आप लोग कोई भी कमेंट्स करें, चाहे आप लोग कमेंट्स करके देख भी लेना, है ना। देखने का मतलब क्या है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना और उसके बाद बताना कि आपको वीडियो लगा कैसा। तो करते हैं शुरुआत। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के आधार पर कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती थी, उसके बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना क्या क्या प्रावधान हमारे किए गए हैं। मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ किसके बारे में, भारत में हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम। एग्ज़ाम में अधिक सवाल बनते नहीं है, फिर भी मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उस तरीके से SI से ऊपर का भी कोई एग्ज़ाम देना हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में सबसे पहले प्रावधान हमारा किया गया, और आर्टिकल नंबर 11 में यही प्रावधान किया गया है कि संसद कोई भी विधि बनाकर ना कानून के संबंध में या नागरिकता के संबंध में प्रावधान कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो इसमें मैं बात करूं यहाँ पर नागरिकता के संबंध में, जब भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है तो इसमें 5 आधार बताए गए। इसमें नागरिकता ग्रहण करने के करने के 5 आधार थे या 5 आधार हैं। और कौन कौन से 5 आधार हैं? सबसे पहले आधार की परिभाषित जो किए थे उन्होंने, उन आधारों की हम बात करते हैं। सबसे पहला आधार था कि जन्म से क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जन्म का मतलब है यदि किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते उसके लिए शर्त भी निर्धारित की गई थी, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, परंतु वहाँ पर क्या हो, कोई भी अवैध प्रवासी, इनमें से एक कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। तो इसमें क्या था, उसका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन ये भारत में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, परंतु उसमें क्या हो, कोई भी अवैध प्रवासी ना हो,
ना हो, ये प्रावधान इसमें किया गया था। यानी जन्म तो भारत में हुआ ही हो, उसके संबंध में आपके जो उनके माता पिता हैं वो भारत के नागरिक हों या भारत के नागरिक में कोई एक नागरिक होना जरूरी था। अब उसके संबंध में प्रावधान किया गया था कि कोई भी कैसा प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल प्रवासी ना हो माता या फिर पिता में से। तो इस आधार पर जन्म आधार से ही क्या कर सकते थे, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते थे। दूसरे आधार की मैं बात करूं, दूसरा आधार था यहाँ पर, दूसरे आधार में प्रावधान किया गया था पंजीकरण करवाने के बाद। क्या आधार था? पंजीकरण। दूसरा आधार था पंजीकरण। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। इसका मतलब क्या था? जैसे यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है और भारत से बाहर रहता है वह व्यक्ति, तो भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। परंतु उसको क्या है, हर बात के साथ परंतु यहाँ पर लगा हुआ है। उसका मतलब यहाँ क्या है कि वह किस आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता तो ग्रहण कर ही सकता है, लेकिन उसमें क्या प्रावधान किया गया है, पहले व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर पहले व्यक्ति 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। क्या हो? ध्यान से आप लोग समझना, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकता है, नागरिकता ग्रहण कर सकता है, कर सकता है, लेकिन 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो पंजीकरण के माध्यम से क्या कर सकता है, वह नागरिकता ग्रहण कर सकता था। यानी 7 वर्ष पहले उसको भारत में रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो क्या कर सकता है, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा आधार है यहाँ पर, तीसरे आधार की मैं बात करूं, तीसरा आधार यहाँ पर है देशीकरण। देशीकरण या फिर नेचुरलाइजेशन। देशीकरण, देशीकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता आप लोग ग्रहण कर सकते थे। इसका कारण क्या है, या कोई भी व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से कैसे नागरिक बन सकता है? इसमें देशीकरण का मतलब है भारत सरकार के लिए, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के लिए कार्य कर रहा है और वह भारत में है या फिर अन्य देश में भी है और वह भारत के लिए कार्य कर रहा है, या उसने भारत के लिए अंतरिक्ष अनुसंधानों में भाग लिया है, भारत के या भारत के लिए विकास कार्यों में भाग लिया है, तो भारत के लिए ही साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया है उसने, कला के क्षेत्र में उसने योगदान दिया है, तो भारत सरकार उस व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकती है, भारत की नागरिकता को दे सकती है, या वह भारत की नागरिकता देशीकरण के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। तो इसमें प्रावधान की मैं बात करूं, इसमें भारत सरकार के लिए या साहित्य, कला, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए कार्य किया हो, भारत के लिए कार्य किया हो, और वह भारत के प्रति
भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। तो भारत सरकार देशीकरण के माध्यम से क्या कर सकती है, उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है। ये भी आप लोग अच्छे से और ध्यान से याद रख लेना। इसमें भारत सरकार के लिए या साहित्य, कला या अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए कार्य किया हो और वह भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो, तो इस आधार पर, किस आधार पर, देशीकरण के माध्यम से भारत सरकार उसको क्या कर सकती है, नागरिकता प्रदान कर सकती है। ये लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। दो आधार और कौन से हैं, एक वंश का है और एक है किसी क्षेत्र या किसी भूभाग को भारत में मिलाकर उस आधार पर भी नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। लिखो या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं कि किस आधार पर, तो तीसरा प्रकार है यहाँ पर वंश या फिर डिसेंट। वंश के आधार पर, इसका आधार क्या है, इसमें यदि आपके माता या फिर पिता में से, आप वंश को पहले आप लोग समझो, यदि आप लोग भारत से बाहर रहते हैं और आप भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको वंश के माध्यम से भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और कौन कौन से आधार हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये कहाँ पर प्रावधान किए गए थे, ये वंश के आधार पर प्रावधान किए गए थे। और कौन सा आधार है, आपके माता या फिर माता पिता में से कोई भारतीय हों, माता पिता भारतीय हों, या वो भी लाइन सही थी वहाँ पर जो मैंने अभी साफ किया है, माता पिता भारतीय हों या दादा या दादी या फिर नाना या नानी के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, नानी के आधार पर नागरिकता। और यहाँ पर मतलब इसका नागरिकता, यदि आपके दादा दादी या फिर नाना नानी में से कोई भारतीय है तो आपको वंश के आधार पर क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हो आप लोग। ये सब भारत जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है उसमें प्रावधान ग्रहण करने के संबंध में किए गए थे कि भारत की नागरिकता इस आधार पर आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला आधार आता है 5वें नंबर का। ये तो 4 नंबर था, आप लोग नंबर याद रख लेना। 5 नंबर है अगला। 5 नंबर में प्रावधान में क्या किया गया है, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर
इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, भारत में मिलाकर। किसी भूभाग को यदि आप लोगों ने या भारत सरकार के संबंध में या ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाता है तो उस पर रहने वाले व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे, यदि भारत सरकार या फिर संसद ऐसा चाहे तो। जैसे सिक्किम की बात मैंने की है तो वहाँ पर 1975 36वां संविधान संशोधन से भारत में विलय हुआ था, उसका भारत में शामिल हो गया था, तो उस पर रहने वाले सभी कैसे हैं, व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इसमें क्या है, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर क्या कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। कोई राज्य क्षेत्र जो भारत में शामिल हुआ है तो उस पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर सकती है, नागरिकता प्रदान कर सकती है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान से याद रख लेना। कोई राज्य क्षेत्र जो भारत में शामिल हुआ है तो उस पर रहने वाले जितने भी क्या हैं, लोग हैं या नागरिक हैं, उनको क्या कर सकती है, भारत सरकार नागरिकता प्रदान कर सकती है। ये थे हमारे नागरिकता को प्राप्त करने के आधार। अब आप लोग उसको समझो कि कितने प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है, भारत की जो 1955 में प्रावधान किए गए थे। लो आप इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम बात करते हैं कितने प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। लिए आपने स्क्रीनशॉट? चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की नागरिकता को आप कैसे त्याग सकते थे 1955 के संशोधन के अनुसार। तो आप लोग इसमें लिखा है, नागरिकता को भारत की नागरिकता को त्यागने के संबंध में प्रावधान, यानी किन आधारों पर, कौन से आधार हैं और कितने प्रकार हैं। तो भारत की नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त की जा सकती थी। कौन से आधार हैं? पहले आधार की मैं बात करूं, ध्यान से समझना आप लोग। पहला आधार है परित्याग करने पर, रिन्यूंसिएशन करने पर, परित्याग करने पर, रिन्यूंसिएशन करने पर। परित्याग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? परित्याग का मतलब होता है अपनी खुद की स्वेच्छा से ही नागरिकता को त्याग देना। तो क्या मतलब है यहाँ पर इसका? अपनी स्वेच्छा से ही
से ही नागरिकता को त्याग देना एक आधार था ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परित्याग करने पर। और दूसरे की मैं बात करूं, अगला और प्रावधान, सेकंड नंबर का प्रावधान यहाँ पर क्या था, दूसरे कौन सा आधार है जिस आधार पर हम लोग क्या कर सकते थे, नागरिकता त्याग कर सकते थे। दूसरा है समाप्त भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाने पर इसका मतलब क्या है यहाँ पर ध्यान से समझना। और तीसरा प्रकार भी मैं यहाँ लिख दूँ, वंचित किए जाने पर। इन आधारों को ध्यान से आप लोग समझना। भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाने पर, यहाँ इसका मतलब क्या है, भारत सरकार के द्वारा जब समाप्त कर दी जाएगी तो उसमें आधार कैसे माना जाएगा, यानी कौन सा आधार यहाँ पर माना जाएगा। तो वहाँ आधार क्या माना जाएगा, यदि किसी व्यक्ति ने, ध्यान से आप लोग समझना, यदि किसी भारतीय नागरिक ने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। ये भी ध्यान से आप लोग, बहुत अच्छा मोस्ट पॉइंट है कि यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है या कर देती है। ये भी आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ पर वंचित किए जाने पर का अर्थ आप लोग समझना, वंचित कर दिए का मतलब यहाँ पर क्या है। वंचित किए जाने का अर्थ यहाँ पर आसान सी परिभाषा में आपको मैं समझाऊं तो वहाँ पर आधार जो मैंने आपको बताया था, पंजीकरण वाला और देशीकरण के माध्यम से। पंजीकरण वाले में आज ज़्यादा विवाद होता है, तो वहाँ क्या आधार है, पंजीकरण किए जाने पर यदि किसी व्यक्ति ने गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, गलत अपने साक्ष्य दिए हैं, तो उस आधार पर भारत सरकार उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है उसको भारत की नागरिकता से। तो यहाँ क्या प्रावधान किया गया है, यदि उसने नागरिकता ग्रहण कर पंजीकरण के समय गलत दस्तावेजों का प्रयोग किया है या गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी या उसकी नागरिकता को वंचित कर देगी, या उसको भारत की नागरिकता से वंचित माना जाएगा, उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा।
उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये अर्थ इसका समझ आप लोग सकते हैं। वंचित किए जाने का मतलब क्या है? यदि उसने पंजीकरण के समय क्या है, गलत दस्तावेजों का प्रयोग किया है या गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तो वहाँ भारत सरकार उसकी नागरिकता को क्या कर सकती है, उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। ये प्रावधान त्यागने के संबंध में थे। अब हम समझेंगे कि प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, अप्रवासी भारतीय क्या होते हैं, NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं और OCI क्या होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान से पहले आप लोग इसको लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत ध्यान से अच्छे से समझते हुए आप लोग चलना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में? अब हम बात करते हैं अप्रवासी भारतीय या फिर NRI हम जिनको बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंस इंडियन, इनको बोलते हैं NRI। क्या बोलते हैं इनको? NRI। NRI हम किसको कहेंगे? अप्रवासी भारतीय का मतलब है, आसान सी परिभाषा समझना ध्यान से, बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सिंपल परिभाषा में आपको एक पॉइंट समझाते हुए चलूँगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा संविधान बहुत टेक्निकल टाइप का। नॉर्मल परिभाषा में ही समझाऊँगा, जैसे एक आम भाषा में होता है, हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसको प्रॉपर समझना, ध्यान से बोर्ड पर देखो। NRI का मतलब क्या होता है? NRI का मतलब है जो भारत के तो हैं पर भारत में रहते नहीं हैं, किसी कारण से या तो पढ़ने या कार्य से कहाँ पर गए हैं, भारत से बाहर रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? अप्रवासी भारतीय कहते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहेंगे उसकी परिभाषा के तौर पर? NRI जो भारत के मूल नागरिक हैं लेकिन पढ़ाई के या किसी भारत सरकार के माध्यम से, किसी कार्य में भारत सरकार के माध्यम से, विदेश में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं, उन्हें NRI कहते हैं। यानी इसमें नॉर्मल कोई भी परिवर्तन नहीं है, हम जैसे व्यक्ति होते हैं, आप जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे आप लोग हो, आप नागरिक हो, आप यदि आपकी जॉब कहाँ पर लग जाती है, भारत सरकार के किसी मंत्रालय में लग जाती है और आपको किसी अन्य देश में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ राजदूत के तौर पर, तो वहाँ आप लोग क्या कहलाएंगे? अप्रवासी भारतीय। या फिर आप किसी कंपनी के माध्यम से किसी दूसरे जो विदेश में किसी दूसरे देश में कार्य करने के लिए आप लोग गए हो, तो वहाँ पर क्या आप माने जाओगे? विदेशी आप लोग माने जाओगे। और इन NRI को ही, अप्रवासी भारतीयों को, मूल नागरिक के समान ही इन्हें या NRI को
मूल नागरिकों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं। समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं और इनको ही कंप्लीट क्या करने का अधिकार होता है, वोट डालने का इनको संपूर्ण अधिकार होता है। इनको वोट डालने का पूर्ण अधिकार होता है। अच्छे से ध्यान से समझ में आया होगा क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक होते हैं ये। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं पर्सन इंडियन ओवरसीज़ के बारे में, PIO के बारे में। पर्सन इंडियन ओवरसीज़ क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या है दूसरा प्रकार, तो उनको बोलते हैं हम PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, और इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये हम बोलते हैं इसको भारतीय मूल का व्यक्ति या PIO, या फिर इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। क्या होते हैं PIO, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ पर भारतीय मूल के व्यक्ति हम किसको कहेंगे और किसको यहाँ पर नहीं शामिल करेंगे, पहले आप लोग इसको ध्यान से समझो क्या है ये। चलो समझते हैं। यहाँ हम बात करें भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में, तो यह किस पर आधारित है, तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। 1935 पर आधारित है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के तहत जो प्रावधान इसमें किए गए थे, उनसे संबंधित उस व्यक्ति के माता या पिता या फिर दादा दादी संबंधित हैं, तो इस आधार पर उनको PIO माना जाता है। क्या है, इसको यहाँ पर आप लोग समझना। इसके आधार पर ही जो भारत शासन अधिनियम है, इसके आधार पर माता पिता या दादा दादी इनकी शर्तों के अनुसार हों। इनके अंदर क्या शर्त है उसको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आधार 1935 है, इसके आधार पर ही माता पिता या फिर दादा दादी इनकी शर्तों के आधार पर हों तो इनके बच्चों को जो विदेश में रहते हैं
रहते हैं उन्हें PIO माना जाएगा। यानी यहाँ पर प्रावधान क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रावधान किए गए थे उस आधार पर यदि माता पिता उनकी शर्तों को उसमें पूरी करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे जो विदेश में रहते हैं, इस आधार पर उनको क्या माना जाएगा? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति उनको माना जाएगा। ध्यान से आप लोग समझना, इसमें ही प्रावधान किया गया है किन किन देश के व्यक्ति को PIO नहीं माना जाएगा। समझना अच्छे से, ध्यान से, किन व्यक्ति को PIO नहीं माना जाएगा। तो इसमें अब हमारे पास कौन कौन से देश हो सकते हैं? एक पाक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और कौन सा है? नेपाल है, और कौन सा है? भूटान है, और उसके बाद और कौन सा है हमारे पास? चीन है, और यहाँ श्रीलंका भी उसको हम शामिल कर लेंगे। मुख्यतः यही देश हैं, इनके बारे में आप लोग समझ लो। इसमें पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका के नागरिकों को शामिल नहीं किया जाएगा, के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों को PIO नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये भी ध्यान से अच्छे से पॉइंट आप लोग नोट करना। तो किन को नहीं माना जाएगा? PIO इनको नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका। अच्छा, बांग्लादेश नहीं लिखा तो बांग्लादेश भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना। बांग्लादेश भी इसमें शामिल होता है, जिसके व्यक्ति को क्या नहीं माना जाता है? PIO नहीं माना जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाएगा। इनके लिए क्या क्या शर्तें हैं उनको आप लोग समझना। पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम समझते हैं आगे क्या प्रावधान है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ जो बचे हुए प्रावधान है। अभी रुको, आप लोग स्क्रीनशॉट मत लो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या क्या प्रावधान उनके संबंध में किए गए हैं इनके लिए। तो यहाँ पर है, इसमें यदि भारत आना है इनको, तो इसके लिए भारत में इसके लिए भारत में आने पर 15 वर्ष तक कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यदि आप इन सारे के सारे देशों में से हो और उसके बाद भारत आना चाहते हो, तो आपको 15 वर्ष तक के लिए क्या है? बीमा की आवश्यकता, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। पर इसमें शर्त रखी गई है कि यदि आप लोग यहाँ पर आते हो तो आपको 180 दिन के भीतर या 180 दिनों के अंदर भारत में रहना है। तो आपको क्या कराना होगा? यहाँ पंजीकरण कराना होगा। तो इसमें 180 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। नागरिकता के लिए नहीं कि आप लोग भारत में हो, उसके लिए भीतर पंजीकरण कराना होगा कि आप लोग भारत में ही हो, कराना होगा। और आप लोग 180 दिन के लिए नहीं कराते हैं,
ऐसा नहीं करते हैं तो इनके लिए 30 दिन अतिरिक्त दिए गए हैं। ये भी आप लोग यहाँ ध्यान से याद रख लेना। तो क्या है, कोई आवश्यकता नहीं होती है 15 वर्ष तक। कौन से देश इसमें शामिल हैं जिनको PIO नहीं माना जाएगा, तो कौन से देश हैं इसमें आपके लिखे हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका। अब उसके बाद 30 दिनों के क्या है अतिरिक्त समय दिया जाएगा उनको यहाँ पर पंजीकरण के लिए। अब यहाँ पूछ लेते हैं कि इनको वोट डालने का अधिकार भारत के लिए होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो वोटिंग का अधिकार इनको क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये भी आप लोग याद रख लेना, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। इतने का आप लोग लो स्क्रीन शॉट। और यदि आपको यहाँ पर ध्यान से समझना, इसके लिए यहाँ साथ के साथ बता दूँ, यदि आपको भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो आप लोग ऐसा करने के बाद 7 वर्ष आपको रहना होगा। और 7 वर्ष जो मैंने आपको बताई थी अभी पंजीकरण वाली बात, तो वहाँ पर आपको 7 वर्ष रहना होगा यहाँ। उसके बाद आप लोग भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। 7 वर्ष लिख लेना इस बात को भी, 7 वर्ष रहने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। स्क्रीनशॉट लो। लास्ट प्रकार मैं बताता हूँ जो OCI हम बोलते हैं, जिनको लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ये पॉज कर लिया करो वीडियो को और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करो। अब हम बात करते हैं OCI। तीसरा प्रकार है O, इनको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी की बात करें तो समुद्री पारीय, समुद्री नागरिक, समुद्री पारीय नागरिक। और कहाँ के, भारत के, भारत के, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिखना भारत के समुद्री पारीय नागरिक, समुद्री पारीय नागरिक, इनको बोलते हैं ओवरसीज ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको हम बोलते हैं। इनको आप लोग समझना, इसको बोलते हैं OCI। क्या बोलते हैं, OCI, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। इसका मतलब क्या है, इनका ना तो कोई भी संबंध भारत से है और ना ही इनका संबंध पहले भारत से रहा है और ना ही इनके माता पिता भारत के होते हैं और ना ही इनके दादी दादा भारत के होते हैं, फिर भी इनको क्या मानते हैं, भारत के समुद्री पारीय नागरिक। क्यों हम ऐसा मानते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं, इसको भी आप लोग समझना ध्यान से। इसको इसलिए ऐसा मानते हैं, और इसमें हम बात करें 2 देश शामिल नहीं होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इसमें है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो वहाँ पर यह प्रावधान था कि इस आधार पर यदि कौन से देश हैं उनकी मैं बात कर लूँ जो इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे। ध्यान से आप लोग पहले समझो उनको, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो समुद्री पारीय नागरिक में पहली बात मैं करूं, यहाँ कौन से देश शामिल नहीं होते हैं, तो एक तो इसमें कौन शामिल नहीं होता, पाकिस्तान शामिल नहीं होता है, पाक, और दूसरा है बांग्लादेश। पाक और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पर समझ लो, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय की कंडीशन को यदि इन देशों से अलग के नागरिक क्या करते हैं, पूरी करते हैं,
तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। OCI उन व्यक्तियों को माना जाएगा जो पाक और बांग्लादेश के नहीं हैं, उनको क्या माना जाएगा, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के समुद्री पारीय नागरिक। भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए ये व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों देश तो शामिल इसमें क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे इसमें, या इसके आधार को मानते हुए इसमें व्यक्ति 26 जनवरी 1900, इसके आधार को मानते हुए इसमें 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के समय नागरिकता के प्रावधानों को पूरा करता हो। यहाँ पर है, यदि जो 26 जनवरी 1950 के संबंध में लागू किए गए संबंधी प्रावधान थे, चाहे उसके उम्र से संबंधित प्रावधान हो या फिर उसके रहने से संबंधित प्रावधान हो, या वह भारत में रहने की इच्छा रखता हो, तो उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता उसको ग्रहण की जा सकती है। तो क्या क्या आधार हैं, उसको आधार को आप ध्यान से समझ लो। इसमें कौन से आधार हैं, जिन आधारों पर उसको क्या कह सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ध्यान से इधर समझो उसको। इसके आधार को प्रावधानों को मानते हुए क्या कर सकते हैं, कि समान नागरिकता के प्रावधानों को पूरा करता हो। तो कौन कौन से प्रावधान हैं, एक प्रावधान तो हम उसको कह सकते हैं, जैसे वह भारत में रहने की इच्छा रखता हो, वो क्या हो सकता है, वह कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है, या वो हो सकता है किसके अंदर, वह भारत में रहने की इच्छा रखता हो। दूसरा आता है यहाँ पर, वह भूभाग जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल हुआ हो, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, उसमें उस पर रहने वाले व्यक्ति को, हालांकि ये ध्यान से आप लोग समझना, वह भूभाग जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल हुआ हो और उस भाग पर वह व्यक्ति रहते हों, तो और अब उस देश को क्या करके चले गए हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य देश में चले गए हैं, तो इस आधार पर भी वो क्या कर सकते हैं, नागरिकता के लिए मांग कर सकते हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये मतलब आप लोग समझना कि सारे के सारे देश बाद के हिस्से तो शामिल होते ही होते हैं, उसमें तो कहने वाली बात है ही नहीं, बट यदि ऐसा करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं किसी अन्य देश में, तो वहाँ पर भी वह नागरिकता इस आधार पर वह क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इनके बच्चे भी इसमें इनके पोते
पोती या नाती नातिन नागरिकता के लिए एप्लीकेबल होंगे, नागरिकता के लिए माननीय होंगे। ये भी आप लोग याद रख लेना। और इसमें रहने के लिए, इसमें आने के लिए नागरिकता कब ग्रहण आप लोग कर सकते हैं? तो 5 वर्ष रहने के बाद, 5 वर्ष रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं या करा सकते हैं। ये भी आप लोग याद रखने हैं, पंजीकरण करा सकते हैं 5 वर्ष रहने के बाद। अब यहाँ पर बात आती है, इनको वीज़ा कितने समय के लिए मिलता है? तो इनको भारत में रहने के लिए लाइफ टाइम वीज़ा प्राप्त होता है। इनको लाइफ टाइम वीज़ा प्राप्त होता है। ये कभी भी भारत में कभी तक भी भारत में रह सकते हैं। ये भी आप लोग लाइफ टाइम वीज़ा इनको प्राप्त होता है। 5 वर्ष रहने के बाद ये भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण का माध्यम मैंने आपको बता ही दिया है कि इस आधार पर पंजीकरण के दस्तावेज उनको वहाँ रखकर इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, वह नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से समझ लेना। लाइफ टाइम वीज़ा इनको प्राप्त होता है। कौन से देश के शामिल नहीं होते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और इनको वोट डालने का अधिकार होता है या नहीं होता? तो जो ओवरसीज या ओसीआई इंडियन हैं, जब तक भारतीय नागरिक नहीं बन जाते तब तक इनको भी वोट डालने का क्या नहीं होता? अधिकार नहीं होता है। ये भी आप लोग ध्यान दे लेना, क्योंकि यदि भारत के नागरिक बन जाएंगे तब इनको वोट डालने का अधिकार होगा ही होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को ये वीडियो? बहुत अच्छे से सिंपल परिभाषा में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब आपको मैं ये समझा दूंगा जो विवाद है वो विवाद क्यों है और 1955 में कितनी बार बदलाव हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने नहीं किया है तो, और इसको आप लोग शेयर कर दिया करो प्लीज़। लाइक और फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है, लाइक करना है और शेयर आप लोग करना, और कमेंट्स तो आपको करनी है कि वीडियो आपको लगा कैसा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।